तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जासूसी घटना की जो रियल लाइफ में मिशन इम्पॉसिबल या जेम्स बॉन्ड की किसी मूवी की तरह से है। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें दो देशों की खुफिया एजेंसी, अमेरिका की CIA और भारत की IB मिलकर एक ऑपरेशन करते हैं हिमालय में, और इस ऑपरेशन के दौरान एक न्यूक्लियर डिवाइस खो जाता है। एज पर रिपोर्ट्स वो आज तक नहीं मिला है, हिमालय की वादियों में ही वो कहीं खोया हुआ है और वो 80 साल तक एक्टिव रहेगा। इस दौरान अगर वो पानी से बह के नीचे आ गया या किसी भी तरीके से बाहर आया या एक्टिव हो गया तो जो तबाही होगी उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आखिर क्या था वो ऑपरेशन, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1959 में, जब चाइना USSR की मदद से एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है अपने इलाके लोपनोर में। ये पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर टेस्ट चाइना ने किया था ये US की नजरों से बच के किया था, अमेरिका की नजरों से, खुफिया एजेंसी से बच के किया था, क्योंकि सबसे पहले जो न्यूक्लियर पावर बना था वो अमेरिका ही बना था और उसने ये कोशिश करी थी कि किसी भी दूसरे देश के पास में न्यूक्लियर पावर ना आ सके ताकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बना रहे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कई देशों ने खुफिया तरीके से नजरें बचा के न्यूक्लियर टेस्ट किए और न्यूक्लियर पावर के तौर पे उभरे। एक्चुअली में इंडिया में भी चोरी छुपे ही ये टेस्ट किया था, इसकी पूरी कहानी मैं एक और वीडियो में सुना चुका हूं। जो ये टेस्ट था ये चाइना ने किया था USSR की मदद से, और अमेरिकन एजेंसीज इसका भी पता करने में पूरी तरह से नाकाम रही थी। अब अमेरिका के लिए ये बहुत चिंता का विषय था, क्योंकि USSR, रशिया जो था वो वैसे ही अमेरिका का दुश्मन था। अब अगर चाइना भी न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अमेरिका के पास उस समय भी सैटेलाइट हुआ करते थे जिससे वो जासूसी करता था, नजर रखता था, लेकिन उसके ज्यादातर सैटेलाइट्स जो थे वो USSR के ऊपर नजर रखने के लिए यूज होते थे, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा खतरा था, ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुका था। तो चाइना के ऊपर नजर रखने का उनको कोई बहुत अच्छा तरीका मिल नहीं रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि 4-5 साल के दौरान चाइना और डेवलपमेंट कर लेता है और 16 अक्टूबर 1964 के दिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब की भी टेस्टिंग कर लेता है। अब चाइना भी US के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि चाइना के पास भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका था। चाइना पर नजर रखना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अब जितने भी सैटेलाइट उस समय थे वो तो रशिया के ऊपर नजर रखने में लगे हुए थे, तो फिर चाइना पे कैसे नजर रखी जाए। ऐसे में जो US के रिसर्चर्स होते हैं, खुफिया एजेंसी वाले होते हैं, वो ये सलाह देते हैं कि किसी बहुत ही ऊंची पहाड़ी से अगर हम चाइना पे नजर रखने का कोई इंतजाम कर सकें तो ये अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सैटेलाइट्स को दोनों जगह पे नजर रखने के लिए नहीं यूज किया जा सकता। सैटेलाइट्स को आप रशिया के ऊपर ही रखिए, चाइना के पास में हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां से अगर किसी तरीके से चाइना के ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके तो वो US के लिए काम कर सकता है। अब इसी दौरान 20 मई 1965 के दिन भारत के कैप्टन मोहन सिंह कोहली अपने पूरे पर्वतारोही दल के साथ में एवरेस्ट फतेह कर लेते हैं। एवरेस्ट की चोटी पे भारत का झंडा फहरा देते हैं, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो भी उनको इसके लिए बहुत बधाई देते हैं। कैप्टन मोहन सिंह कोहली एक्चुअली में तो नेवी के ऑफिसर थे, लेकिन उनको पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक था, इस वजह से उन्हें ITBP में ट्रांसफर किया गया था। कई कोशिशों के बाद फाइनली वो एवरेस्ट की चोटी पे फतह पाते हैं और भारत को एक गौरव का क्षण देते हैं। अब भारत के लिए तो ये ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती हैं। जो अमेरिकी CIA एजेंसी थी वो भारत की IB से कांटेक्ट करती है और एक प्लान बनाती है कि चाइना जो है वो US के लिए तो प्रॉब्लम बना ही हुआ है, भारत से भी चाइना के कोई खास अच्छे रिश्ते नहीं थे उस समय। तो ये प्लान बनाया जाता है कि हिमालय की जो एक बहुत ही ऊंची चोटी है कंचनजंगा, 27,000 फीट से ऊंचाई पे है वो, तो वहां पे एक जासूसी डिवाइस अगर दोनों एजेंसीज मिलकर फिट कर देती हैं तो वहां से चाइना की जासूसी की जा सकेगी, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी।
अब दोनों एजेंसी मिलकर तय करती हैं कि ये एक प्लान जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाए, और इसके लिए चुना जाता है कैप्टन कोहली को, क्योंकि हाल ही में वो अपनी टीम के साथ में इतनी ऊंचे पर्वत के ऊपर फतह कर चुके थे, और अगर कंचनजंगा जैसी पहाड़ी के ऊपर कुछ लेके जाना है तो उसके लिए ट्रेंड माउंटेन क्लाइंबर्स चाहिए, पर्वतारोही चाहिए। उनकी टीम जब इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकती है तो कंचनजंगा पे भी जा ही सकती है, इसका अंदाजा वो लगाया जाता है। ऑलरेडी वो डिफेंस पर्सन थे, आईटीबीपी में थे, नेवी में काम कर चुके थे। तो कैप्टन कोहली और उनकी टीम को अमेरिका लेके जाया जाता है, और अलास्का की पहाड़ियों में अमेरिकन एजेंसी के लोग और भारतीय टीम कैप्टन कोहली के नेतृत्व में ट्रेनिंग लेते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों पर चढ़ के डिवाइस को इंस्टॉल किया जाए। अब जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तो कई सारी चीजें हैं जो कैप्टन कोहली अमेरिकन को भी बताते हैं, वहां पे वो लोग खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम कंचनजंगा जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो जो डिवाइसेस हैं वो अपने आप में बहुत भारी हैं, और जिस ऊंचाई की बात की जा रही है वहां पे सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ना है, वहां पे बहुत भारी बर्फबारी होती है, बर्फीले तूफान चलते हैं जिनका सामना करके ऊपर जाना होगा। तो अगर आप इतने सारे इक्विपमेंट्स और सामान के साथ इतनी ऊंचाई पर जाने की कोशिश करेंगे तो शायद ये प्लान कभी पॉसिबल ही ना हो पाए। तो दोनों टीम्स मिलकर डिसाइड करती हैं कि कंचनजंगा पे ये डिवाइस नहीं लगाया जाएगा, नंदा देवी पर्वत एक दूसरा है हिमालयन रेंज में ही, वहां पे इस जासूसी वाले डिवाइस को फिट किया जाए, क्योंकि वो कंचनजंगा से थोड़ा नीचे है, और जो चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग एरिया था लोकलोर, वो भी इस नंदा पर्वत से 700-800 किलोमीटर ही दूर था। तो अगर वो कोई टेस्ट करते हैं तो इस नंदा देवी पर्वत से डिवाइस लगाने पे जासूसी वाला काम जो था वो किया जा सकता था। अब ये तय हो गया कि कौन सी पहाड़ी पे जाना है, ये डिसाइड हो गया कौन से इक्विपमेंट लेके जाने हैं, क्या लगाया जाना है, लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम बाकी थी। माना कि नंदा देवी जो है वो कंचनजंगा या एवरेस्ट से काफी नीचे था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे था जहां पे बार बार जाना आना पॉसिबल नहीं था। तो अगर अमेरिकन और इंडियन टीम जाके वहां पे जासूसी डिवाइस लगा भी आते हैं तो उसको एनर्जी देने के लिए तो कुछ चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कुछ भी है, उसको पावर तो चाहिए होगी। अब अगर वहां पे कोई जनरेटर लगाया जाता है या और कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, सोर्स ऑफ पावर दिया जाता है, तो वो रिफ्यूलिंग मांगता है। अब बार बार नंदा देवी पर्वत चढ़ के कौन डीजल भरेगा, कौन पेट्रोल भरेगा, कौन बार बार रिफ्यूल करेगा पावर सोर्स को। तो इसके इलाज के तौर पे जो अमेरिकन एजेंसीज थी वो एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाते हैं, एक ऐसा पावर डिवाइस बनाते हैं जिसमें वो प्लूटोनियम 235 की रॉड्स का इस्तेमाल करके एक पावर सोर्स बना देते हैं जो उस जासूसी डिवाइस को एनर्जी देता रहे, पावर सप्लाई कर सके। ये जो न्यूक्लियर डिवाइस बनाया गया था ये 75 to 87 ईयर्स तक उस डिवाइस को पावर दे सकता था। मतलब लगभग 90 साल मान के चलिए कि एक बार उन्होंने वहां पे डिवाइस लगा दिया और पावर सोर्स के तौर पे इस न्यूक्लियर डिवाइस को लगा दिया, तो फिर 90 साल तक वो जासूसी डिवाइस काम कर सकता था, चाइना की जासूसी कर सकता था। अब दो टीम्स बनाई जाती हैं, जिनमें से पहली टीम का काम था इन सारे डिवाइसेस को लेके नंदा देवी पर्वत की चोटी तक पहुंचना, और दूसरी टीम का काम था सामान पहुंचने के बाद में आके उस पूरे के पूरे डिवाइस को असेंबल करना। अब ये पहली टीम थी जिसको सारा सामान लेके जाना था, इसमें अमेरिका के CIA के लोग भी थे, भारत के कैप्टन कोहली थे जो टीम को लीड कर रहे थे, जिसने सारा सामान लेके नंदा देवी पर्वत की पहाड़ी पे पहुंचना था, जिसके बाद बाकी सब आते। 24 सितंबर 1965 के दिन नंदा देवी बेस कैंप से ये जो टीम थी, पहली टीम जिसने पूरा सामान लेके जाना था, ये पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। जो ये नंदा देवी पर्वत है इसी में नीचे एक गांव था लाटा गांव, जहां से कई सारे लोकल लोग जो होते हैं, शेरपा होते हैं, जिनको पहाड़ों पे चढ़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, उनको साथ में लिया जाता है। क्योंकि जो डिवाइसेस थे, जैसा कि मैंने बताया, काफी हैवी डिवाइसेस थे। इवन जो सिर्फ एक न्यूक्लियर डिवाइस था वो 57 kg से ज्यादा का था। अब क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइस था तो उसमें यह खतरा भी था कि कहीं कुछ न्यूक्लियर मैटर अगर लीक करता है, कुछ रेडिएशन फैल जाता तो भी प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग उस न्यूक्लियर डिवाइस को कैरी कर रहे थे उन्हें खास पैच किस्म का दिया गया था कि वो पैच अगर अपना कलर बदलता है तो आप तुरंत
सिक्योरिटी टीम को बताएंगे इस बारे में, क्योंकि वो इस बात का इंडिकेशन होगा कि रेडिएशन लीक हो रहा है। खैर, ये सारी की सारी टीम जो थी ये इकट्ठी होती है और निकलती है अपने सफर पे। और अगले 25 दिन तक ये लोग उस पहाड़ पे चढ़ते रहते हैं, नंदा देवी पर्वत के ऊपर चढ़ाई करते रहते हैं, ऊपर बढ़ते रहते हैं। टोटल 7 फेजेस में ये चढ़ाई पूरी होनी थी और 4 फेजेस की चढ़ाई ये कर चुके थे। लेकिन उसके बाद 18 अक्टूबर 1965 के दिन वही होता है जिसका डर कैप्टन कोहली ने पहले जताया था। 18 अक्टूबर के दिन नंदा देवी पर्वत पे एक बहुत ही भीषण बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रह जाता। वो लोग अपने 4th कैंप में ही किसी तरीके से जान बचा के रुकते हैं, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। अभी बर्फीला तूफान जो था ये काफी लंबे समय तक चलता रहता है। ये चीज लोगों को लगती है कि अगर ये तूफान और ज्यादा भयानक हुआ तो जितने भी लोग, पूरी टीम वहां पे गई हुई है, सबकी जान जाएगी। कैप्टन कोहली अपने यूएस के पार्टनर्स से बात करते हैं और सोचते हैं कि भाई क्या किया जाए। अब यहां से आगे बढ़ना इस भीषण तूफान में पॉसिबल है ही नहीं, क्या किया जाए। अब इसको वापस ले चलें, मिशन अबॉर्ट कर दें, क्या किया जाए। तो जो यूएस के लोग थे, कैप्टन कोहली थे, ये दोनों मिलकर इस डिसीजन पे आते हैं कि जो ये बर्फीला तूफान है इसकी वजह से जितने भी पर्वतारोही आए हुए हैं, टीम के जितने लोग हैं, उनकी जान खतरे में है, तो हमें वापस ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बचेगा ही नहीं तो फिर मिशन कैसे कंप्लीट किया जाएगा। और ऐसा बर्फीला तूफान चल रहा है, थोड़ा और ज्यादा भीषण हुआ तो सबकी जान जाना तय है। ऐसे में ये डिसाइड किया जाता है कि इंसान तो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो ये सामान 25 दिन की चढ़ाई के बाद ऊपर लेके आया गया है, इसे दोबारा ढो के नीचे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसा कि मैंने बताया, जो सामान लेके आ रहे थे लोग, कोई हल्का फुल्का सामान नहीं था। जो एक रिएक्टर था वही 57 केजी से ज्यादा का था। उसके बाद जो जासूसी वाले डिवाइस हैं वो काफी वजन के थे। बाकी सारी जितनी चीजें थी, अब एक कोई डिवाइस लगाया जा रहा है तो रॉड है, बाकी सारी चीजें हैं, मशीनें हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो लेके जानी होती हैं, और जिसका वजन बहुत ज्यादा था। तो अब 25 दिन की चढ़ाई करके ऊपर आए हैं, अब फिर वापस 25 दिन नीचे जाएं, फिर 25 दिन ऊपर आए। तो जो दोनों टीम्स थी वो डिसाइड करती हैं कि जितने इंसान हैं उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। सामान जो है उसकी तो जान जाने का कोई खतरा है नहीं, इस सामान को यहीं पे रख देते हैं, हम लोग अभी वापस जाते हैं, थोड़ा तूफान शांत होने के बाद दोबारा आएंगे और फिर आगे की चढ़ाई पूरी की जाएगी। तो जो ये दोनों टीम्स थी ये डिसाइड करती हैं कि वहां के जो लोकल लोग थे, शेरपा लोग थे, उनकी मदद से एक ऐसी चट्टान ढूंढी जाती है जिसके बीच में थोड़ी दरार जैसी हो, थोड़ी जगह हो, जहां पे सारा का सारा सामान रखा जा सके, ताकि ये बर्फीले तूफान में ये कहीं जाए भी नहीं और सुरक्षित रह सके, ताकि बाद में आके इसको इंस्टॉल किया जा सके। तो जितने भी जासूसी के इक्विपमेंट्स थे, जो स्टैंड वगैरह थे, जो न्यूक्लियर डिवाइस था, वो सब का सब वहां पे एक पहाड़ी के दरार के अंदर सुरक्षित तौर पे रखा जाता है। उसको मार्क किया जाता है ताकि वापस आके उसको रिट्रीव किया जा सके। और जो पूरी पर्वतारोही टीम थी ये 18 अक्टूबर को वापस नीचे आने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब पहाड़ी पर चढ़ने में ज्यादा समय लगता है। कभी भी अगर आप किसी पहाड़ी पर गए होंगे, इवन सीढ़ियों पर भी अगर आप कभी चढ़ेंगे तो चढ़ने में थोड़ी मेहनत लगती है, उतरने में कंपैरेटिवली बहुत कम समय और मेहनत लगती है। तो जो 25 दिन की इनकी चढ़ाई थी, लगभग 15 दिन के अराउंड में ये लोग वापस बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये परेशानियों की शुरुआत थी। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया 18 अक्टूबर को ये तूफान आया था, उसके बाद 15 दिन इनको नीचे आने में लगे, तो नवंबर शुरू हो चुका था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तो वैसे ही सर्दी का टाइम होता है, तो और ज्यादा बर्फ गिरती है और ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में जाना जो है ये तो बेवकूफी वाली बात हो जाती कि आप अक्टूबर में गए तब इतना ज्यादा बर्फबारी हो रहा था, तूफान आ गया था, तो अब और ज्यादा ठंडी में जाएंगे तो नहीं जा सकते। तो इंतजार किया जाता है, मार्च आ जाता है। मार्च अप्रैल के साइड में, जून की साइड में जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू होती है। तो पिघलते समय तो और फिसलन हो जाती है पानी और बाकी सारा खतरा हो जाता है, तब भी जाना पॉसिबल नहीं था। फाइनली मई 1996 में यह दोबारा डिसाइड किया जाता है कि अब मौसम भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, अब दोबारा से वापस वहां जाया जाए।
डिवाइस को निकाल के जो हमारा काम था उसे पूरा किया जाए। अब मई 1966 में ये पूरी की पूरी टीम दोबारा असेंबल होती है, दोबारा बेस कैंप में पहुंचते हैं और दोबारा से चढ़ाई चालू की जाती है। जैसा कि मैंने कहा, उतरते समय उन्होंने मार्किंग कर रखी थी तो वापस जाने में उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। जाते समय मौसम भी साफ था, मई का महीना था, तो ये लोग उस जगह पे इजीली पहुंच जाते हैं जहां पे उन्होंने मार्किंग कर रखी थी। लेकिन जब ये उस जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी थी, जिस दरार में उन्होंने ये सारा का सारा सामान रखा था, दरार छोड़ो, पूरी की पूरी पहाड़ी गायब थी। जिस पहाड़ पे उन्होंने ये सारा का सारा सामान रखा था, इन 6 महीनों के दौरान जो भी बर्फीला तूफान आया, जो वहां पे हुआ, पूरा का पूरा पहाड़ ही गायब हो चुका था। सामान तो खैर क्या ही मिलेगा। अब ये खबर जो थी ये दिल्ली तक पहुंचाई जाती है, अमेरिका तक पहुंचती है कि जो भी जासूसी का पूरा सामान था वो सारा का सारा सामान गायब हो चुका है। जो इससे जुड़े हुए लोग थे वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, दूसरा सामान जो था दोबारा से भिजवा दिया जाएगा, जासूसी सामान कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये न्यूक्लियर डिवाइस था, इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था। ज्यादातर लोगों को यही बात पता थी कि जासूसी का डिवाइस लेकर जाया जा रहा है, वहां जाके फिट किया जाएगा। लेकिन पावर सोर्स के तौर पे एक न्यूक्लियर डिवाइस भी लेके जाया गया है, एक प्लूटोनियम रॉड है जो उस पूरे के पूरे सामान में है। ये बात बहुत ही चुनिंदा लोगों को पता थी। इवन गवर्नमेंट के भी कई लोग थे जिनको ये बात पता नहीं थी। बहुत ही सिलेक्टेड लोग थे जिनको ये जानकारी थी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर डिवाइस, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश के लिए सुरक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होती है। तो ज्यादातर लोगों को कभी भी न्यूक्लियर डिवाइस के मूवमेंट के बारे में या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं होती, बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को होती है। इस केस में भी वही हुआ था। तो जब शुरू में भारत सरकार के पास, अमेरिका के पास एक खबर पहुंची कि जो जासूसी वाले डिवाइस थे वो गायब हो गए, तो उन लोगों ने इसको थोड़ा हल्के में लिया। लेकिन जब जो जानकार लोग थे उन्होंने टॉप मैनेजमेंट को ये बात बताई, बड़े बड़े लोगों को ये बात बताई कि भैया जो चीज खोई है उसमें सिर्फ जासूसी का सामान नहीं है, न्यूक्लियर डिवाइस भी है, एक प्लूटोनियम रॉड है जो 90 साल तक एनर्जी देने वाली थी, वो भी गायब है। तो यूएस गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि हिमालय की जो ये पूरी की पूरी पहाड़ी है, नंदा देवी पर्वत की अगर बात की जाए, ये वो जगह है जहां से गंगा नदी भी निकलती है, जो नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोगों में पानी का सोर्स है। ज्यादातर इलाके जो है वहां पे ड्रिंकिंग वाटर हो चाहे और कई चीजें हो, उसमें गंगा नदी के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। गलती से भी अगर ये प्लूटोनियम रॉड, ये न्यूक्लियर डिवाइस इस पानी से बह के या किसी भी तरीके से गंगा नदी में आ गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। दोनों सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो जांच टीमें बनाते हैं, अमेरिका वाले अपने लोगों को भेजते हैं, इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट बंदे थे उनको भेजा जाता है कि भैया ढूंढो कहां है ये डिवाइस। कई सालों तक ये खोज चलती रहती है, प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है सोचने के लिए, देखने के लिए कि वो डिवाइस कहां से कहां जा सकता है, लेकिन उस डिवाइस का कुछ पता नहीं चलता। अब जो ये चाइना की जासूसी करने की कोशिश थी अमेरिका की, वो तो तब भी जारी थी। लेकिन अब भारत सरकार किसी भी न्यूक्लियर डिवाइस को पावर सोर्स के तौर पर ले जाने से मना कर देती है कि दोबारा से ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। एक डिवाइस जो खोया था वो तो मिल नहीं रहा, अब दूसरा डिवाइस लेकर जाओ वो भी खो गया तो और प्रॉब्लम हो जाए। तो अमेरिकी सरकार जो थी वो ये तय करती है कि पावर सोर्स के तौर पे न्यूक्लियर एनर्जी के बजाय सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब भी वो लोग जासूसी के डिवाइस लेके नंदा देवी पर्वत की चोटी पे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पावर सोर्स के तौर पे अब सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाता है। 2-3 प्रयास करने के बाद में फाइनली अमेरिकी सरकार जो थी वो नंदा देवी पर्वत के ऊपर उस डिवाइस को लगाने में कामयाब भी होती है। बीच बीच में उस डिवाइस में खराबी भी आती है, लेकिन कई सालों तक इस डिवाइस के वजह से अमेरिकी सरकार चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नजर रखती भी है। बात करें उस न्यूक्लियर डिवाइस की जो खोया था, उसके बारे में कुछ थ्योरीज आती हैं कि जब अमेरिका की टीम वापस चली गई थी खोजबीन वगैरह करके अपना काम खत्म करके, उसके बाद में इंडियन टीम लगातार लगी रही थी और उन्होंने वो डिवाइस ढूंढ लिया था
जिसके अंदर जो प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था, वो बाद में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम में यूज किया गया। कुछ थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि एक्चुअली में आज तक वो डिवाइस नहीं मिला है। जब भी हिमालयन रेंज में कोई तूफान आता है, कोई एवलांच आता है, कोई जमीन खिसकने की घटना होती है, तो जितने भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे उन सबकी सांसें अटक जाती हैं कि अगर बाई एनी चांस वो डिवाइस बह के गंगा तक आ गया तो जो दुर्घटना होगी, तो जो हालत होगी, उसको बयान कर पाना मुश्किल है। अभी जो डिवाइस है ये 90 इयर्स तक एनर्जी देने वाला था पावर सोर्स के तौर पे, तो अभी तो सिर्फ 60 साल भी नहीं हुए उस डिवाइस को वहां पे खोए हुए, और एज एनर्जी सोर्स वो 90 इयर्स तक चलने वाला था, तो बिना एनर्जी के तौर पे यूज हुए कब तक एक्टिव रहेगा, अब क्या ही उस बारे में कहा जाए। आई होप एंड प्रे कि जो वो डिवाइस था उसे इंडियन गवर्नमेंट ने किसी तरह से रिट्रीव कर लिया हो, अब कहीं भी यूज किया हो लेकिन वहां से हटा लिया हो। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, ऑफिशियल सोर्सेस की अगर बात करें, तो आज भी वो डिवाइस हिमालय की ही वादियों में कहीं दफन है। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने बात करी एक न्यूक्लियर डिवाइस के हिमालय में खो जाने की। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।